वेलकम टू सीएसी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। देखिए, जब हम संघवाद या संघीय शासन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। यानी भारतीय संघात्मक शासन या संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें हमें केंद्र और राज्य स्तर, दो स्तरों पर सरकारों का शासन संचालन देखने को मिलता है। हमें संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, कठोर संविधान देखने को मिलता है, बहुत सारे मौलिक अधिकारों की व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐसे देश की शासन व्यवस्था को हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो देखिए, ब्रिटेन को हम संघात्मक शासन नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रिटेन में टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो प्रकार की सरकारें या दो स्तरों पर सरकारों का संचालन नहीं किया जाता। वहां पर केवल एक ही सरकार होती है और वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप की एक विशेषता है इसका संघात्मक शासन होना। और ये संघात्मक शासन को लेकर के हमें बहुत सारे 1947 से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो भारतीय संघवाद के विकास को भी कई चरणों में बांट दिया जाता है। कभी इसे कह दिया जाता है सहयोगी संघवाद, कभी कह दिया जाता है क्वासी फेडरल सिस्टम, कभी कह दिया जाता है अर्ध संघीय, कभी कह दिया जाता है एक ऐसा संघात्मक शासन जो एकात्मक विशेषताओं को लिए हुए है। मसलन भारतीय संघवाद का होना या भारतीय संघात्मक शासन का होना भी भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसके उपरांत एक और अलग विशेषता है उदार औद्योगिक नीति। देखिए, लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप को स्पष्ट करती है। और करीब 4 दशकों तक भारतीय उद्योगों पर हमें कई प्रकार के प्रशासनिक और कानूनी नियंत्रण देखने को मिलते हैं। पर तेजी से बदलते हुए आर्थिक परिवेश को देखते हुए महसूस किया गया कि अधिकतर नियंत्रण अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। जिसके उपरांत सन 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। और नई औद्योगिक नीति के जो मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसमें पहला लक्ष्य था कि प्रगति की रफ्तार को सतत बनाए रखना, निर्यात को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देना, उद्योगों में जो लाइसेंस प्रणाली है उसको खत्म करना और विदेशी टेक्नोलॉजी को भारत में लाना। देखिए, सन 1995 में भारतीय औद्योगिक नीति को और ज्यादा उदार बनाया गया और भारतीय उद्योगों में विदेशी पूंजी की निवेश की सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% तक कर दिया गया। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो कुछ उद्योग आरक्षित होते थे, अब वहां निजी क्षेत्र के उद्योगों को भी खोल दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में भारत में रक्षा उद्योग में भी विदेशी निवेश को एक सीमा तक इजाजत दी गई है। एयर इंडिया का भी निवेश भी किया गया है। एलआईसी का कुछ शेयर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स को सेल किया है। इस प्रकार धीरे धीरे विनिवेश सरकार करती चली जा रही है और शायद ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक आवश्यकताएं होंगी जिसके चलते समय समय पर सरकार द्वारा ऐसी नीति और योजनाएं लागू की जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि नई औद्योगिक नीतियों को लाना और लगातार नई औद्योगिक नीतियों के तहत बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की और भारतीय राज्य का उन्मुख होना भी भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप को दर्शाता है। एक अगली विशेषता जो भारतीय राज्य के उदार स्वरूप का समर्थन करती है वो है भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना, पंथ निरपेक्ष होना, सेकुलर पॉलिटी का होना। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की संज्ञा दी गई, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की संज्ञा दी गई है। और नागरिकों के धार्मिक विचार और विश्वास क्या है इस बारे में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यानी राज्य किसी भी पंथ, मजहब या उससे संबंधित क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वधर्म संभाव भी इसी को ही कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है अक्सर गांधी जी की, यदि आप प्रार्थना सभाओं के बारे में पढ़ें तो कहा जाता है कि गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में सभी धर्मों के ग्रंथों का पाठ किया जाता था। और उसी प्रकार भारत की पंथ निरपेक्षता का स्वरूप सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान के भाव को प्रकट करता है। सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता का सार यह है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष को मानने वाले लोगों को ना तो प्रोत्साहित करेगा और ना ही दूसरों लोगों को हतोत्साहित करेगा।
देखिए, मुझे याद है मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 20 वर्षों से हज यात्रा में जो सब्सिडी दी जा रही थी उसे अगले 10 सालों तक पूरी तरह समाप्त करने का भी आदेश दिया था। और दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम भी इस फैसले का स्वागत करते थे और उन्होंने कहा था कि अगर अन्य धर्मों के लोगों को धार्मिक यात्राओं के लिए सब्सिडी नहीं मिलती तो हमें भी नहीं मिलनी चाहिए और भारत में सभी नागरिक समान हैं। इसके उपरांत एक और विशेषता है जो भारत के उदार राजनीतिक व्यवस्था को या उदारवादी स्वरूप को स्पष्ट करती है, वो है जनाधिकार। एक से अधिक राजनीतिक दलों के मध्य बालिग मताधिकार पर आधारित समय समय पर होने वाले चुनाव, पीरियोडिक इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए, भारत का उदार लोकतांत्रिक राज्य 3 प्रमुख सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है। पहला, नागरिकों को अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और स्वेच्छाचारी ढंग से बंदी ना बनाए जाने का अधिकार। और मई 2005 में एक अधिनियम के अनुसार राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी आज नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बन गया है। और यह कानून सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। और दूसरे बहुत से देशों से राजनीतिक दल, देखिए हमारे देश में बहुत से राजनीतिक दल विद्यमान हैं और ये राजनीतिक दलों के मध्य हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए खुलकर प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता देखने को मिलती है। और करीब पिछले 10 वर्षों के दौरान भारतीय राजनीति में बुनियादी बदलाव यह आया है कि राष्ट्रीय दलों का दबदबा थोड़ा कम होता गया है और क्षेत्रीय दलों का महत्व कुछ समय तक बढ़ा था। तो लगभग क्षेत्रीय दलों की भूमिका आज भी भारतीय राजनीति में बहुत महत्व रखती है। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत बहुत सारी विविधताओं वाला देश है और यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का महत्व कभी भी कम नहीं होगा। आपने अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव देखे, उसमें कांग्रेस भी गई थी, बीजेपी भी गई थी, तृणमूल कांग्रेस भी थी और वहां की वामपंथी दल भी था, लेकिन जिसमें तृणमूल कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा यानी अति महत्वाकांक्षा के दबाव में केंद्र सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा ना बने। और संविधान में इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है कि चुनाव आयोग बिना किसी भय और दबाव के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। और इन्हीं सब तत्वों के आधार पर भारतीय राज्य को हम उदार लोकतांत्रिक राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए, यदि भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाए तो जो भारतीय राज्य का स्वरूप है वह मौलिक तौर पर उदारवादी मॉडल से ही मेल खाता है। और भारतीय राज्य का यह स्वरूप सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, परंतु जैसा कि अतुल कोहली ने लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था औपचारिक अथवा कानूनी समानता तो निश्चित कर सकती है, परंतु सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ खामियां भी हैं जिसको हम रेखांकित कर सकते हैं। मसलन हमारे देश में कुछ सीमा तक व्यक्तित्व पूजा जो पर्सनालिटी कल्ट की परंपरा रही है। और नेहरू जी के निधन के बाद कांग्रेस का विघटन शुरू हो गया था, परंतु शीघ्र ही इंदिरा गांधी स्वयं समूची राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु भी बन गई थी। और इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात हमें जो होम मिनिस्ट्री है वो या पूरी के पूरी तरीके से जो सरकार चलाने की जिम्मेवारी वो राजीव गांधी को दे दी गई थी। और उस समय सोनिया गांधी ही एक ऐसी नेता थी जो कांग्रेस जनों को एकजुट रखने में क्षमता रखती थी। और पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि राहुल गांधी ही उनके उत्तराधिकारी भी होंगे। देखिए, प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी कहा था कि भारतीय लोकतंत्र एक अलग ढंग का लोकतंत्र है। यह लोगों को अपनी पसंद का प्रत्याशी चुनना सुनिश्चित नहीं करता और ना ही यह वंशवाद, जातिवाद और सांप्रदायिक राजनीति से ही मुक्ति दिलाता है। अधिकांश क्षेत्रीय दल, चाहे वो बीजू जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, डीएमके हो या एआईडीएमके हो, किसी भी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही भ्रमण करते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार और घोटाले। देखिए, भारतीय राजनीति के अंदर चाहे वो भ्रष्टाचार हो चाहे वो घोटाले हो, उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। और हाल ही के वर्षों में यदि चर्चित घोटालों की चर्चा की जाए, चाहे वो बिहार का चारा घोटाला हो, कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित घोटाला हो, भ्रष्टाचार प्रशासन मुक्त देना आज के राजनीतिक जीवन की एक सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और यदि दोषियों को सजा दिलाने में केंद्रीय जांच एजेंसियां सफल होती हैं तो सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा।
तीसरा, आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण भी बहुत आवश्यक है। देखिए, व्यक्तियों की राजनीतिक क्षमता का निर्धारण कई बार उनके आर्थिक संसाधनों से भी होता है। नागरिकों को केवल वोट देने का अधिकार मिल जाने से ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती। देखिए, जॉन लॉस्की का एक स्टेटमेंट है, जिसमें स्पष्ट करना चाहूंगा। लॉस्की का एक कथन में बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस समाज में धनी और निर्धन दो वर्ग मौजूद हैं, वह हमेशा ही दो वर्ग यानी मालिक और दास वर्ग या मालिक या गुलाम वर्ग में हमेशा बटा रहेगा। और आज हमारे भारतीय लोकतंत्र पर भी धनतंत्र का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। एक चौथी बड़ी खामी जो हमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो दिखाई देती है, वो ये है कि छोटी बड़ी लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी दिखाई देते हैं और सभी राजनीतिक दल इन दोनों को चुनावी टिकट देने का मोह आज तक नहीं छोड़ पाए हैं। देखिए, 14वीं लोकसभा में भी झारखंड मुक्ति मोर्चे के 5 सदस्य थे और इन सभी सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। यहां तक कि वामपंथी दल हो कि कुछ सदस्य भी आपराधिक रिकॉर्ड से अछूते नहीं रहे हैं। और देखिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई चोटी के सांसद 2009 में चुनाव भी हारे हैं। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग 15वीं लोकसभा में भी पहुंचे हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। और भारतीय राजनीति का जो अपराधीकरण है, वो आज देश के सामने एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके उपरांत एक और हमें कमजोरी दिखाई देती है भारतीय राज्य के उदार स्वरूप में। बहुत सारी प्रशासनिक दुर्बलताएं दिखाई देती हैं। देखिए, आज भारत में एक आम व्यक्ति और अफसरशाही के बीच की खाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आज आवश्यकता इस बात की है कि नए सिरे से इन प्राथमिकताओं को तय किया जाए, दूरदर्शिता के साथ जन कल्याणकारी नीतियां बनाई जाए और उन्हें ईमानदारी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। और एक स्वच्छ और कुशल प्रशासन के लिए आज अनेक उपायों की चर्चा की जा रही है, जिनमें से एक उपाय है अम्बुड्समैन अर्थात लोकपाल संस्था की स्थापना, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। देखिए, भारतीय राज्य के उदार स्वरूप में जो भारतीय राज्य के काम करने का जो तरीका है, चाहे वो संसदीय लोकतंत्र हो, संघीय शासन व्यवस्था हो, नई औद्योगिक नीतियां हो या एक से अधिक राजनीतिक दलों के मध्य मुक्त चुनावी प्रतिस्पर्धा हो, ये सभी भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। और भारतीय राज्य के उदारवादी स्वरूप के उपरांत हम लोग भारतीय राज्य के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर गौर करना चाहेंगे, द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। देखिए, कार्ल मार्क्स और एंगल्स का यह मानना था कि राज्य ना तो कोई निष्पक्ष संस्था है और ना ही ये सबका साझा न्यास, न्यास का मतलब होता है धरोहर, ट्रस्ट। राज्य ना तो एक पार्शियल एजेंसी है और ना ही एक कॉमन ट्रस्टी है। दूसरे शब्दों में, राज्य कोई एक निष्पक्ष संस्था नहीं है और ना ही ये सबका साझी धरोहर है। दूसरे शब्दों में, सरकार केवल, कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि सरकार केवल शक्तिशाली वर्गों के अधिकारों की ही रक्षा करती है और मार्क्सवादियों के अनुसार हर राज्य में कुछ प्रतिष्ठा के पद होते हैं जिन्हें कमांड पोजीशंस के तौर पे हम जान सकते हैं, कुछ नियंत्रणकारी पद होते हैं और राज्य की पुलिस, सेना, न्यायपालिका, सिविल सर्विसेज, संसद, कार्यपालिका पर समाज के इन्हीं प्रभावी वर्ग का आधिपत्य होता है। और यदि संसद सदस्य, उच्च सैन्य अधिकारी, प्रशासकों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का यदि अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि ये व्यक्ति या तो औद्योगिक या व्यापारिक घरानों से जुड़े हुए हैं अथवा उच्च मध्यम वर्ग से भी संबंधित है। देखिए, कुछ अपवाद भी इसमें देखा जा सकता है, इसे पूर्णतः सत्य मत समझिएगा, क्योंकि समाज विज्ञान में हम कोई भी बात 100% दावे के साथ नहीं कह सकते। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बहुत ही गरीब परिवार या किसान परिवार या बहुत ही मुफलसी से निकल के आए हैं और आज उन्होंने मेहनत और शिक्षा प्राप्त करके उच्च प्रशासनिक वर्ग को प्राप्त किया है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, पर अमूमन देखने को मिलता है कि जिन लोगों को अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, जिनको अच्छी एजुकेशन मिली, उनके चांसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। इस प्रकार समाज का जो प्रभावी वर्ग है वो इन व्यक्तियों के माध्यम से भी कई बार अपने मनचाहा कानून बनवाने की ताकत रखता है और यदि समाज का कमजोर वर्ग इसका विरोध करे
तो सेना या पुलिस द्वारा उनका दमन भी कराया जाता है, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। और इस प्रकार राज्य या फिर राजनीतिक संस्थाएं पूंजीपतियों को उनके शोषण के कार्य में मदद करती है। एक तरह से वे प्रभावी वर्ग के विशेष अधिकारों की ही रक्षा करती है। और इसी बात को देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की कार्यकारिणी समिति है। रैल्फ मिलीबैंड ने भी इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसका कहना था कि राज्य के सभी उपकरण इस बात के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है कि वे शक्ति ढांचे को बनाए रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार आज की विकसित पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं और राज्य उनको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए रैल्फ मिलीबैंड भी एक मार्क्सवादी विचारक थे और उनका भी यही कहना था कि राज्य वास्तव में पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग के हितों के लिए ही काम करता है।